नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज है और उसका नाम है रंगीला। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो भी कमाल के हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम है राम गोपाल वर्मा और फिल्म का नाम है रंगीला। आर आर यानी कि राम गोपाल वर्मा भी आर से शुरू होता है, रंगीला भी आर से शुरू होता है। 30 साल फिल्म को हो गए और इसको वापस से रिलीज किया जा रहा है रिस्टोर करके। और 4K में अब लोग बेहतरीन क्वालिटी में, साउंड क्वालिटी हो या फिर विजुअल की बात करें, सब में आपको बेहतरीन तरीके से नजर आएगी। तो हमारे साथ बात करने के लिए इस पर राम गोपाल वर्मा साहब खुद हैं और साथ में हैं रजत अग्रवाल जो कि सीईओ हैं अल्ट्रा, जो अल्ट्रा एंटरटेनमेंट और अल्ट्रा मीडिया ग्रुप के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि 30 साल बाद जब मुड़ के देखते हैं तो क्या आपको याद आता है इस फिल्म के बारे में? इससे पहले मैं टेक्निकलिटीज पे जाऊँ। सी पहली बात है कि ये मेरा करियर में मैं बहुत सारे डार्क थीम फिल्म्स बनाया, राइट? जैसे सत्या कंपनी जो भी है, भूत सब। सो आई डोंट हैव ए नेचुरल एफिनिटी फॉर रोमांटिक फिल्म्स या लव स्टोरीज, जो भी आप कहते हैं। लेकिन मुझे एक मेरा टीन्स में मैंने जो साउंड ऑफ म्यूजिक देखी थी, हॉलीवुड म्यूजिकल, जी। दैट लेफ्ट ए वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन मी इन माय ग्रोइंग years. So जी। the Rangila is like an ode to that film in a sense of the word. तो मैंने ओके। उसको एक द वे सॉन्ग्स कैन बी पिक्चराइज, जो लव स्टोरी में बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई विलन नहीं है फिल्म है, जस्ट सिचुएशन क्रिएट्स द कॉन्फ्लिक्ट और सटल इमोशंस is what I wanted to capture. That is how Rangila happened. ओके। तो अभी 28 नवंबर को पिक्चर रिलीज हो रही है, अल्ट्रा उसको रिलीज कर रहा है। हमारे साथ रजत है। रजत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आप दोनों से सवाल है मेरा कि क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी फिल्म को रिस्टोर करके और उसको रिलीज करने की, ताकि दर्शकों को समझ में आए? मुझे मालूम है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? हाँ, तो सी एनी फिल्म जैसे टाइम के साथ उसको कल्ट बन गया। सो रंगीला स्टूड फॉर वेरी आउटस्टैंडिंग म्यूजिक है, और जिस तरह के कोरियोग्राफी और पिक्चराइजेशन किया गया था, सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लव स्टोरीज एवर केम। सो ऑब्वियसली उसका एक रेपुटेशन बन जाता है टाइम के साथ। बहुत सारे लोग बिट्स एंड पीसेस में शायद दूसरा प्लेटफॉर्म से यूट्यूब में देखते हैं या गाना सुनते हैं। सो आई थिंक इट मेक्स सेंस टू री-रिलीज इट फॉर अनदर जनरेशन। और बाकी दूसरे लोग जो पहली बार वो आई थी तब वो देखेंगे, मे बी दे वांट टू एक्सपीरियंस अगेन वंस अगेन इन ऑन द बिग स्क्रीन विथ प्रॉपर साउंड। सो आई थिंक दैट विल राइट। बी द रीजन। या राइट। रजत, 30 साल हो गए हैं, पूरी एक जनरेशन चेंज हुई है और वो लोग जो 30 साल के हो गए होंगे जब ये फिल्म आई थी उसके बाद से अब तक, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितने सिनेमा घरों में आप इसको रिलीज करने वाले हैं? तो अभी प्लान तो काफी अच्छा खासा है कि हम 500 स्क्रीन से ज्यादा में रिलीज करें। जिस तरह का रिस्पांस हमें मिला है, हमें उम्मीद है कि ये 600 750 तक भी पहुंच सकता है। और ये मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, अभी हम ये भी ट्राई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑडियंस तक भी पहुंचे। तो हम इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और पार्टनरशिप्स के लिए भी हम लोग की बातें चल रही है, जो ज्यादातर हो जाएगी बाय द टाइम ऑफ द रिलीज। तो ऐसा बहुत कम बार होता है कि री रिलीजेस में इट्स एन इंटरनेशनल रिलीज, तो वो मुकाम हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार कह सकते हैं अगर इंटरनेशनली री रिलीज होती है तो? पहली बार तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि काफी फिल्म्स री रिलीज हुई है पर काफी नहीं भी हुई है। क्योंकि री रिलीज का मार्केट कुछ अच्छा होता है, कुछ फिल्मों के लिए अच्छा होता है, पर काफी फिल्मों के लिए अच्छा नहीं भी होता है। इट इज मोर अबाउट कि वो फिल्म का नॉस्टैल्जिया फैक्टर ऑडियंसेस तक वापस पहुंचाना। जो ऑडियंस ऐसी पिक्चरें देखना चाह रही है उन तक वापस पहुंचाना। तो कभी कभी ऑडियंस लिमिट हो जाता है, पर जैसे रामू सर ने बोला, नई ऑडियंसेस जब आती है तब वो फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, जापान और चाइना में जरूर रिलीज कर दीजिएगा, आमिर खान की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है वहां पे। जी, वो तो जरूर। स्पेशली चाइना में है, वहां का बस एक इशू है कि वहां थोड़ा सेंसरशिप का इशू और रिलीजिंग में थोड़ा टाइम लगता है। पर वो भी हम कोशिश जारी है। जैसी हम बात कर रहे हैं वो कोशिश जारी है। जो इंटरनेशनल टीम है वो ऑलरेडी कर रही है कोशिश। राइट। रामू सर, आपने जैसा बोला है कि उससे पहले आप डार्क सिनेमा बनाते थे, ये फिल्म बनाने के बाद आपको कहीं कुछ मुश्किलें, जब आप बना रहे थे तो मुश्किलें आई? बिकॉज आपने कहा डार्क फिल्म बनाते थे तो एक एक थिंकिंग होती है किसी भी डायरेक्टर की, एक इंक्लिनेशन होता है। और वो इंक्लिनेशन की वजह से किसी चीज को अडॉप्ट करना, रोमांस को अडॉप्ट करना, उस
दुनिया को अडॉप्ट करना मुश्किल होता है। आपके लिए कुछ ऐसी मुश्किल थी? नॉट रियली, इसलिए कि आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट दी, जिस तरह की स्टोरी में वांट टू फिल्म इट, आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट, यू नो। और अगर आप एक बार वो फिल्म की फंडामेंटल इमोशन आपको पकड़ में है, तो ऑब्वियसली यू विल फॉलो दैट इन द मेकिंग ऑफ इट। और जो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉन्ग्स है वो सब सिचुएशनल सॉन्ग्स है, मोस्टली देर एक्चुअली मूविंग द नैरेटिव फॉरवर्ड फॉरवर्ड। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक द सॉन्ग फॉर द सेक ऑफ द सॉन्ग। और जी हर एक सॉन्ग उसकी अंदर की जो कैरेक्टर्स के अंदर के, जैसे क्या करे क्या ना करे, ऑल दिस कमिंग फ्रॉम विद इन द कैरेक्टर्स, यू नो। जी जो यारो सुन लो जरा में उन दोनों का बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, एम्बिशन, हम्म, उसका उर्मिला इज अ वेरी एम्बिशियस कैरेक्टर, आमिर इज नॉट। सो ये क्लैरिटी को सब पकड़ के डन इट, सो विच इज द रीजन सॉन्ग्स लुक सो इंटीग्रली पार्ट ऑफ द फिल्म रादर देन स्टैंडिंग आउट। या राइट। रजत, थिएटर्स में जो ऑडियंस है वो आजकल हम हमेशा शिकायत करते नहीं जा रही है, लेकिन जो री रिलीजेस है उनको लोग काफी देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में जो अपने ओरिजिनल रन में हिट नहीं हुई लेकिन बाद में हिट हो गई हैं। सिनेमा घरों का कैसा रवैया है, कितनी उत्सुकता है उनके बीच में जब आप उनके पास लेके जाते हैं कि हम दोबारा रिलीज कर रहे देखिए, अभी ये तो सब लोगों को पता है, या ये काइंड ऑफ नॉर्म बन चुका है कि सिनेमा में लोग एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, बिग स्क्रीन पर फिल्म देखने के लिए और उसके ऑडियो को महसूस करने के लिए। अभी जैसे रंगीला जैसी फिल्म, जिसमें म्यूजिक इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म, द कलर्स, रंगीला ही नाम है फिल्म का, तो कलर्स, ये सब जो एलिमेंट्स है, ये मुझे लगता है कि ऑडियंस को खींचेगी स्क्रीन पर, और थिएटर पर वापस लाने के लिए। हैं। राइट। राहुल सर, पैन इंडिया बहुत पहले से चला आ रहा है, अब नाम भले दिया है, आप भी पैन इंडिया डायरेक्टर रहे हैं और पैन इंडिया ही बनाई, चाहे हम शिवा की बात करें, डब हो किया या हिंदी में रंगीला जो है वो, मैं भी बात कर रहा था रजत से। तो अभी ये साउथ में भी रिलीज हो रही है, तो साउथ में आप डब करके रिलीज करेंगे या हिंदी में ही रिलीज करेंगे? I think that is more call of Ultras because they hold the rights of Rangila, जी and my job was as a director to make the film. So राइट। इसके अंदर की जो I mean logistics है, practical issues है, और फिर वापस डब करना, I think there'll be a lot of factors, but I'm sure the production house will know, and जी maybe Rajat will be able to answer that question better. Yeah. तो ओके। हमने जो भी बेसिकली इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया और डिस्ट्रीब्यूटर से जो बात किए हैं, इनिशियल इंटरेस्ट एक्चुअली आया है फॉर द ओरिजिनल लैंग्वेज। बट ओके। हम जब रिलीज करते हैं और जब हमको लगा कि ओरिजिनल लैंग्वेज में इंटरेस्ट आ गया है, बट नाउ देयर इज ऑल्सो अ सेक्ट ऑफ ऑडियंस दैट वांट्स टू वॉच इट इन तमिल और तेलुगु और कन्नड़ और मलयालम, डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज एंड द एरिया। तो हम उसी लैंग्वेज में डब करके भी सेकेंड या थर्ड वीक से उस लैंग्वेज में चलाने का हमारे पास प्रबंध किया हुआ है। राइट। रामू सर, आमिर जो है, जब ये फिल्म उन्होंने की उसके पहले ज्यादातर उनका एक चॉकलेटी बॉय, लवर बॉय या रोमांटिक फिल्म्स वो कर रहे थे। एक तरह से देखें तो ये जो फिल्म है इसने फिल्म मेकिंग की दिशा भी चेंज की थी और आमिर खान का भी एक अलग रूप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। सो आपको जब आप साइन करने गए होंगे आमिर को या जैकी को या उर्मिला को, कुछ इनिशियल अ, बोलते हैं इनिशियल एक उनकी तरफ से कुछ ऐसा था कि नहीं इस तरह का नहीं करना है, या मुश्किल हुई कुछ साइन करने में, या देवर मोर रिसेप्टिव कि हाँ हमें करना है, एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट किया उन्होंने? Hmm. Yeah. मैंने क्वेश्चन समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप साइन करने गए होंगे फिल्म हाँ के हाँ हाँ। कास्ट को, या तो उस वक्त आमिर उससे पहले जो काम कर रहे थे वो बहुत yeah, रोमांटिक, no, लवर no, बॉय। I got it. I got it. या So basically, Amir felt it was very different for him because he was doing very classy, introverted, जैसे sweet boy door next door, like a क़यामत से क़यामत तक ऐसे film. So the like टपोरी मवाली जैसे role, जो सड़क छाप है, black में ticket बेचता है. So that kind of a role for on a performance level attracted him a lot. राइट। Yeah. बट वो आपकी फर्स्ट चॉइस थे क्योंकि ऐसे रोल्स हाँ आते हाँ। हैं तो संजय See, दत्त की तरफ जाते हैं। the only person I approached was Amir. Actually, I never approached or thought also about anybody. ओके। और उर्मिला और जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर के लिए? Yeah, Urmila.
Because see, I originally this film was supposed to be done in Telugu with Sridevi and Nagarjun, जी and we were planning to approach Rajnikant जी actually for Jackie Shroff's special appearance, you know. But ओके then when I narrated the story to Sridevi, this and another film, another story narrated called Govinda Govinda, she जी preferred the other story. And ओके not that I was so bent on it, but after that I forgot the story for about a couple of years. And then I was doing a film with Urmila called Gayam in Telugu. At जी that time, I suddenly felt she will be the most perfect choice for this particular role. Yeah. ओके उस फिल्म से एक तरह से कहें तो मनीष मल्होत्रा एज कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ए आर रहमान, मैं पढ़ रहा था उनके बारे में कि Yeah. ये जो म्यूजिक था, इट वाज एन एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। सो जो म्यूजिक, मेरे ख्याल में यारों की बात करें या अय्या ये क्या हुआ उसकी बात Mm. करें, सो आपको जब म्यूजिक आप बना रहे थे इस फिल्म का, तो म्यूजिक के लिए कोई आपका पर्टिकुलर एक उनको दिया था या आपको एक यंग साउंड चाहिए था, बिकॉज ए आर रहमान वाज कमिंग अप एट दैट टाइम? See, one thing is because Rahman का जो रोजा का गाने मैंने सुना है उस वक्त I was blown with the kind of I never heard that different sound and जो musical instrument का जो tones है और रहमान का अपना स्टाइल का एक मेलोडी का जो कटिंग है, so that is something very very new. So I was very keen on Rahman at the time. राइट And Manish Malhotra, see, actually originally Anna Singh was supposed to do. And ओके those days there was no cell phones. It was so difficult to get in touch with her. And I was doing this film with Sridevi and Nagarjun. So Manish Malhotra used to come to deliver clothes. He was Neeta Arulla's assistant at that time. So I जी suddenly got upset with Anna Singh, and the first person I saw was Manish Malhotra. And that is how I took him. But having said that, he was very passionate, Manish. And in terms of any newcomer who's trying to get a break, I think will always be much more passionate than someone who's already made it. And that's human nature. There's nothing wrong with that. And राइट Ahmad Khan also, because Saroj Khan was या getting delayed dates and all that. And I suddenly asked Ahmad to do that. It's not that I mean, they became whatever they became after that. Not that I thought they have some great talent and I was trying to give them a break. That is not my intention. I was just using their passion and their talent for my selfish reason. Yeah. Yeah. राइट। रजत, आप कितने साल के थे जब रंगीला आई थी? मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पर हाँ, मैं यंग ही था। मैंने अच्छा, स्क्रीन थिएटर में तो उस टाइम नहीं देखा था, अब जरूर देखूंगा। ओके। Mm. लेकिन अब जब आज आप उस पिक्चर को देखते हैं, तो आपको जी। लगता है कि कहीं ना कहीं आज के जमाने में भी वो कॉन्टेम्परेरी है? आज के जमाने में, Mm. दोनों से सवाल है, रामू सर आप दोनों से। Mm. मेरे हिसाब से तो ये काफी एक्चुअली रेलेवेंट है आज के डेट में, क्योंकि हम काफी लोगों से जब बात करते हैं और सुनते हैं, स्पेशली आज की थोड़ी और नई जनरेशन जो है, हम 90s और 2000s फिल्म के काफी रेफरेंस देते हैं। और मेरे हिसाब से रंगीला वाज दैट फिल्म दैट एक्चुअली एक्सेलरेटेड दैट जोन ऑफ रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म्स। तो दिस वाज अ वेरी बिग बेंचमार्क फॉर द फिल्म्स टू कम आफ्टर दैट। तो इसके लिए मेरे हिसाब से ये फिल्म आज बहुत रेलेवेंट है। लव स्टोरीज की एक्चुअली आज बहुत कमी भी है, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू रिलीज इट, एंड इट्स अ फील गुड फिल्म इन टाइम्स वेयर जब थ्रिलर फिल्म्स ज्यादा चल रही है। ऐसी लाइट हार्टेड फिल्म्स विद अ कैरेक्टर लाइक मुन्ना विच इज हु इज एक्चुअली अ मवाली एंड अ गुंडा, बट उसके दिल में बहुत बहुत साफ दिल है उसका। सो दीज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स एंड दीज काइंड ऑफ स्टोरीज आई फील आज के डेट में काफी रेलेवेंट हो सकती है। रामू सर, आप क्या बोलेंगे? See, my point is like what Rajat was mentioning. See, I believe films which live for a long time is mainly because the characters look relatable, the characters look real. So राइट then, eventually, stories are about characters. So why you would like a Godfather even after 50 years is because the characters look like they can exist today also, which is I think is the same case with Rangila. You can राइट almost feel there is a guy like Munna somewhere, there's a guy like Kamal or Mili, So I would think that. Now coming to romance, I mean, I see in the days of social media, I don't know if romance is alive anymore. I'm not very sure about that. But but I think
the music and the humor of the film, especially with Amir's character, I feel it will be evergreen in that sense. Yeah. राइट बट जब भी कोई इंसान कोई स्टोरी लिखता है तो वो किसी ना किसी कैरेक्टर से स्टार्ट होती है। तो मैं Yeah. आपसे पूछना चाहूंगा कि इस फिल्म के कौन सा कैरेक्टर सबसे पहले आपने लिखा था, Yeah. कौन सा कैरेक्टर So सबसे this, और yeah. किससे आप इंस्पायर होके आपने वो लिखा होगा? Yeah. See, this I was inspired by one of the. I used to know a Dada in Hyderabad. Dada means like they're tough guys, you know. Those days in college students and these gundas used to move together. So जी there was this guy called Ramesh, like a very feared guy, and he was in love with this one girl in the college. And she used to see a guy who has a car and was very handsome and rich guy. So the Amir's character came from this Dada, you know. So ओके at a point of time, he started wearing these weird, colorful things just to attract her attention. And that is where the yellow dress scene of Amir Khan came, inspired from him. So I would say the origin of the film story is definitely from that guy. ओके And then later on, the feel of it I took from Sound of Music, the 1960s musical. And then, yeah, something like that. Yeah. बट राम गोपाल वर्मा मुन्ना के कैरेक्टर के ज्यादा करीब थे या जो जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर था उनके ज्यादा करीब? I think I am more closer to Jackie. Yeah. जैकी आपने कॉस्ट्यूम की बात की, कॉस्ट्यूम भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी, बहुत सारे उस वक्त कॉस्ट्यूम लोगों ने Yeah. देख के पहनने शुरू कर दिए थे। सो कोई एनेक्डोट आपको याद है उस वक्त कॉस्ट्यूम को लेके? See, when Urmila runs on the beach in Tanha Tanha song, you know, in the t-shirt, actually, I didn't like the costume which was made for that. And then Jackie Shroff took off his own shirt and gave it to Urmila. So she was actually running in Jackie Shroff's shirt. And that strangely became one of the most iconic shots of the film. And it gave a lot of name to Manish also with regard to that. I'm not taking anything away from Manish. He's done a fantastically brilliant job in the rest of the thing. But ironically, these things also happen. Yeah. डू यू थिंक आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसमें रंगीला एक अलग, जब आप खुद देखते हैं फिल्मोग्राफी अपनी, तो रंगीला एक अलग जगह स्टैंड करती है बाकी फिल्मों के मुकाबले? Yeah, definitely. Because I never made really a feel good romantic film. No, I might have touched here and there like a Nach or a Mast or something. But Rangila, because I naturally have an affinity for gangster films or horror films or any dark themed films. That's my natural affinity. So Rangila definitely is a kind of a very offbeat for me. Yeah. ओके ओके फिल्म में जैसे हमने कहा कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे सीन्स हैं जो लोगों को इंस्पायर करते हैं। कॉस्ट्यूम की बात करें, म्यूजिक की बात करें, आपका पर्सनल, मैं अगर आपको पूछूं कोई ऐसा सीन जो आपको फिल्माने में, पिक्चराइज करने में बहुत मुश्किल आपको आई हो, या आप जी? See, the most challenging thing for me was Herama song because the kind of orchestration Rahman gave for that. I actually briefed him. I want passion to be the point, not romance, not love. When Jackie and Urmila look at each other, they look like they want to eat each other. That is a kind of intensity they show. So the kind of a sound he gave, I was it was quite challenging to match that with a visual. Yeah, so I would say that would be the most challenging thing. Yeah. राइट अगर आपसे पूछूं कि रंगीला ने किस तरह से उस वक्त का जो सिनेमा था 1995, एक ऐसा वक्त था जिस वक्त परदेश जैसी फिल्में भी आ रही थी, उस दौरान आसपास ही वो एक इंक्लिनेशन जो था, वो जो बाहर डायस्पोरा है, बाहर की जो फिल्में हैं उनकी तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा था। एक तरफ आप इंडियन मुंबई चीजें दिखा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री दिखा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछो किस तरह से बदलाव ये फिल्म लेके आई जो आपने बाकी अपने फेलो फिल्म मेकर्स से साउथ में या इधर सुना हो, और एक जैसे मैं बोल रहा था ना कि एक अलग जगह है रंगीला की फिल्म Yeah. सिनेमा के इतिहास में, तो उस हिसाब से आपको किस तरह के लोगों से रिएक्शंस और लोगों का Yeah. एक चेंज, थॉट में चेंज आपने देखा फिल्म मेकिंग में? Yeah, I think there was a tremendous called influence on the way songs can be shot. Iteration of songs, I think it made a vast difference.
post Rangila after seeing the impact of that. And second is even in the way, I think before Rangila, there was a Nadeem Shravan kind of a music which was in the most this thing. And the kind of a different beats or rhythms or grooves, if you look at it, almost all the top directors started opting for Rahman kind of music. Yeah. Yeah. So these two, I think, difference. And then, of course, the styling of Manish Malhotra and the way a heroine can be presented both beautifully and also sensually. I think the combination of that is also, I think, is not been seen before Rangila. Yeah. राइट। रजत, अब जब फिल्म रिलीज होने वाली है 28 नवंबर को, तो जो जितने भी आपने कहा कि 500-600 स्क्रीन पे होगी और आप आउट ऑफ इंडिया भी आप इसको कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो लोग हैं, उनका इंक्लिनेशन या आपके पास कॉल्स आ रहे हैं कि दे वांट दिस फिल्म? बिकॉज अभी हाल ही में जैसे हुआ है, रामू सर आपसे भी मैं पूछूंगा, लैला मजनू की बात करें या फिर सनम तेरी कसम की बात करें, डबल से ज्यादा उन्होंने जो उस वक्त नहीं कमाया था, इससे ज्यादा कमाया इन फिल्मों ने। तो एक नया विंडो खुल गया है। तो रजत, पहले आपसे शुरू करेंगे, फिर रामू सर के बाद आते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो भी ओपिनियन आता है वो पब्लिक रिएक्शन के ऊपर आता है। तो मैं एक चीज डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि हमारे जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज है उस पर हमारा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। कोइंसिडेंटली रामू सर वाज मेंशनिंग अबाउट दैट येलो ड्रेस ऑफ मोनास कैरेक्टर, और उनका वो एक जो सीन है कि एसी इधर कर वाला जो एक सीन है, दैट इज बिकमिंग वेरी, दैट इज गॉन इन द ट्रेंडिंग जोन राइट नाउ। और ऐसे काफी जो हमारे हम जो शॉर्ट्स डाले हैं और जो गाने के क्लिप्स डाले हैं, इट हैज गेन्ड मोमेंटम, जिसके वजह से लोग थोड़े एक्साइटेड है। तो जब लोग एक्साइटेड होते हैं, इट इट्स बट ऑब्वियस कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी बहुत ही पॉजिटिव चीज है बोलने के लिए। तो अगेन एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि उम्मीद तो बहुत है अभी, जिस तरह से चीजें जा रही है और जिस तरह से पिक्चर के बारे में वापस चर्चा हो रही है, उम्मीद तो बहुत है। बट हर फिल्म के जैसे ये फिल्म में भी है और ये री रिलीज में भी ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंडेंट है। और जैसे मैंने पहले राइट। बोला था, नया ऑडियंस कितना इस फिल्म को देखना चाहेगा विल एक्चुअली डिसाइड द सक्सेस ऑफ द री रिलीज। रामू सर, जाते जाते लास्ट में एक चीज पूछूंगा आपसे कि जैकी श्रॉफ, उर्मिला, इन लोगों को जब पता लगा आमिर की फिल्म वापस आ रही है, कुछ रिएक्शंस आपके पास है? आपसे उनकी बात हुई कुछ? Yeah, I mean they're all very thrilled for obvious reason because I think in all her careers is one of the most talked about films. So obviously that thing to be revived and again brought back, it also it only can be of excitement. Yeah. दो छोटी सी चीजें और, कितनी हीरोइंस आपके पास कॉल्स आने शुरू हुए कि हमें भी इस तरह की एक फिल्म करनी है, या हीरोज की उस वक्त रंगीला के बाद? Ah, see, all heroines want to be presented like Urmila. You know, that is one thing goes. And of course, Amir's character, like what Rajat was mentioning, that AC the Rumana and all that, those small one-liners, of which I will give a lot of credit to the late Neeraj Vora, who was the dialogue writer for the film. And yeah. और दूसरा, राम गोपाल वर्मा साहब में क्या बदलाव अपने अंदर आए इस फिल्म को बनाने के बाद, एज ए पर्सन एंड एज ए डायरेक्टर? I mean, I think eventually a film comes out of your state of mind at any given time. What was the overwhelming thing which you were feeling, and to make a happy film, which I rarely do because most of my films are very intense. Yeah, so when I saw it for the re-release, जैसे डायरेक्टर रिडली स्कॉट ने बताया कि if you see a film after a very long time, what you made, you almost feel you haven't made it because human being keeps changing out of his experiences and all that. So I saw a lot of innocence in the film when I saw it now a couple of months back. So I don't know if the innocence is still alive me or no. Yeah. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एंड बाकी आपकी कुछ और फिल्में हैं, वो भी शायद रिस्टोर करके हम पब्लिक जो है वो देखना चाहेगी, ऑडियंस देखना चाहेगी। ऑल द बेस्ट एंड बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक Bye. Bye, Rajit. Bye. थैंक यू। यू।